वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे ज्योग्राफी के मॉडल पेपर के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा बीए थर्ड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए, जिसमें हम अति लघुत्तरीय लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। और खास करके महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के बच्चों के लिए ये लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। काशी विद्यापीठ से जितने भी कॉलेज संबंधित हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और बाकी विश्वविद्यालयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिनकी परीक्षा लिखित होती है। अति लघुत्तरीय लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न अगर आप में आते हैं तो आपके लिए ही ये लेक्चर है। ओके, आइए चर्चा करने का प्रयास करते हैं। बीए थर्ड सेमेस्टर में आपको पढ़ना होता है इन्वायरमेंटल स्टडीज, मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, ये आपको पढ़ना होता है। ठीक है, तो आपको बता दूं कि यही परीक्षा में प्रश्न आपके आने वाले हैं, तो आप लोग इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। पर्यावरण, आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन आपके पेपर का नाम है। आइए देखने का प्रयास करते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं। और खास करके ये जो पैटर्न है पेपर का जो मैंने लिया है, ये पैटर्न महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का ही है। बाकी विश्वविद्यालयों में भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब कि ये जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस आप लोग तैयार कर लीजिएगा। बाकी प्रश्न का मेथड कैसा आता है कैसा नहीं आता है, इसको आप भूल जाइए 1 मिनट के लिए। बस आप ये ध्यान रखिए कि अति लघुत्तरीय प्रश्न कैसे आते हैं, लघुत्तरीय कैसे आते हैं और दीर्घोत्तरीय कैसे आते हैं, और उनको लिखना कैसे होता है, और कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है जो कि आ सकते हैं, उन्हीं को मैंने रखा है। देखिए, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में 5 क्वेश्चंस आपको अति लघुत्तरीय मिलेंगे। 5 के पांचों प्रश्न को आपको करना होगा। ठीक है, उन्हीं में से पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, और 50 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर लिखना है। 2 नंबर का एक प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। पहला प्रश्न है, पर्यावरण की परिभाषा दीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में ये प्रश्न हमेशा आता रहा है। पर्यावरण क्या होता है? परि प्लस आवरण, मानी कि जो हमको चारों तरफ से घेरे हुई है, वही आपका पर्यावरण होता है। क्लियर, ये बात ध्यान रखिएगा। पर्यावरण क्या होता है? वे सभी बाहरी परिस्थितियां एवं तथ्य जिनका संबंध मानव और उसके जीवन के क्रियाकलापों से है। किसके? मनुष्य के जीवन के क्रियाकलाप जो हैं उससे संबंध होता है। बाहरी परिस्थितियां एवं तथ्य जिनका संबंध किससे होता है? मानव और उसके जीवन के क्रियाकलापों से संबंधित होती हैं। और सम्मिलित रूप से इन्हीं सभी चीज़ों को हम पर्यावरण कहते हैं। यानी मनुष्य पर्यावरण को भी प्रभावित करता है, और पर्यावरण मनुष्य को भी प्रभावित करता है। मतलब मनुष्य पर्यावरण को और पर्यावरण मनुष्य को, दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। आपको बता दूं कि पर्यावरण जो होता है, फिटिंग महोदय एक विद्वान है बड़े अच्छे, उन्होंने कहा कि जीवों के पारिस्थितिकी कारकों का योग जो है वही पर्यावरण होता है। मतलब जीवन की पारिस्थितिकी के समस्त तथ्य मिलकर के वातावरण या पर्यावरण का निर्माण करते हैं। सॉरी, एजी टांसले कहते हैं कि प्रभावकारी दशाओं का वह संपूर्ण योग जिसमें जीव निवास करता है वातावरण या पर्यावरण कहलाता है। तो बड़ी सिंपल सी परिभाषा, इसमें कुछ आपको करना नहीं, तो पर्यावरण यही होता है। निश्चित तौर पर आपने पर्यावरण के बारे में जान लिया कि पर्यावरण है क्या वास्तव में। यानी कि जो हमको चारों तरफ से घेरे हुए है परितः, वही पर्यावरण होता है। 2 शब्दों से मिलकर के बना है पर्यावरण। पहला शब्द है आपका परि, और दूसरा शब्द क्या होता है? आवरण। 2 शब्दों से मिलकर के बना है परि प्लस आवरण, इन 2 शब्दों से मिलकर के बना पर्यावरण। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? ढकना। यानी कि वो सब कुछ जो हमारे चारों ओर हमको ढके हुए है, वही पर्यावरण होता है। पर्यावरण शब्द बहुत ही व्यापक है अपने आप में। इसमें ना केवल प्राकृतिक संसाधन बल्कि सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और वैज्ञानिक परिवेशों का भी समावेश किया जाता है। इस शब्द को किसी एक परिभाषा में बांधना, परिभाषा मतलब एक ही परिभाषा देना पर्यावरण की, वो एकदम से कहीं न कहीं पे एक संकीर्ण विचारधारा होगी, या काफ़ी कठिन काम है एक परिभाषा में पर्यावरण शब्द को परिभाषित करना। इसे व्यापक स्वरूप के अनुरूप ही जो है हम इसको संजो सकते हैं, इसकी परिभाषा दे सकते हैं व्यापक धरातल पर आकर के। पहली बात तो उन समस्त बाह्य पारिस्थितिकियों का योग पर्यावरण कहलाता है जो एक जीव के जीवन तथा विकास को प्रभावित करते हैं। दूसरी बात आप परिभाषा दे सकते हैं कि जैविक और अजैविक इकाइयों को सम्मिलित करने वाली समस्त परिस्थितियों का समन्वय ही पर्यावरण कहलाता है। तीसरी परिभाषा आप यह भी दे सकते हो कि पर्यावरण में वायु हो गया, जल हो गया, भूमि है, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु जितने हैं वो सब, मानव यहाँ तक कि, और प्राकृतिक संसाधन जो हैं वो सब, और उनके पारस्परिक संबंध जो एक दूसरे के बीच में होते हैं, चाहे पेड़ पौधे मनुष्य, या जीव जंतु और मनुष्यों के बीच में, जीव जंतु पौधों पेड़ पौधों के बीच में जो आपसी संबंध होते हैं, उन्हीं संबंधों को अपने आप में शामिल किए हुए होता है पर्यावरण। चौथी परिभाषा आप दे सकते हो कि पर्यावरण जो है एक विशेष स्थान के मौसम, मृदा मतलब कि मिट्टी, पेड़ पौधे, जीव जंतुओं और भू आवरण का अंतर संबंध होता है। पर्यावरण जीव की संरचना, व्यवहार और अस्तित्व को प्रभावित करता है। ये बात ध्यान रखिएगा।
कुल मिलाकर के पर्यावरण जो होता है भौतिक, भौगोलिक, जैविक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक परिस्थितियों का एक परिवेश होता है, जिसमें एक व्यक्ति या एक जीव निवास करता है या रहता है, और परिवेश जीव की संरचना व अस्तित्व को निर्धारित करता है। कुल मिलाकर के पर्यावरण ये होता है। पर्यावरण 2 घटकों से मिलकर के बनता है, एक तो होता है अजैविक घटक और एक होता है जैविक घटक। अजैविक घटक जो होते हैं उसमें निर्जीव घटक जिसमें शामिल है, जिसमें जीव नहीं होते हैं, वो अजैविक घटक है। जैविक घटक जिसमें जीवन रहता है वो जैविक घटक है, यानी सजीव चीजें वो जैविक घटक के अंतर्गत आती हैं, जैसे पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव, वनस्पतियां, ठीक है, ये सब मनुष्य, जीव जंतु सब आपके जैविक घटक है पर्यावरण में। अजैविक घटकों की अगर बात करें तो उसमें निर्जीव घटक आते हैं, जैसे वायु हो गया, जल हो गया, प्रकाश है, मृदा है, तापमान है, ठीक है, ये सब हो गए आपके अजैविक घटक। तो इन्हीं जैविक और अजैविक घटकों के योग से मिलकर के पर्यावरण का निर्माण होता है, जो मनुष्य से भी प्रभावित होता है और मनुष्य को प्रभावित भी करता है। तो क्लियर हो गया पर्यावरण क्या होता है। दूसरा प्रश्न है पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से आ चुका है। पारिस्थितिकी क्या है और पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। पारिस्थितिकी की अगर बात करें तो देखिए पारिस्थितिकी को इकोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इकोलॉजी बोलते हैं। इकोलॉजी की अगर बात करें, इकोलॉजी जो होता है ये एक विषय होता है जो कि क्या करता है, जो पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन करता है। यानी कि पारिस्थितिकी विज्ञान जो है, पारिस्थितिकी एक विज्ञान है जो पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन करता है। और पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत जानते हैं क्या होता है? पारिस्थितिकी अगर तंत्र की बात करें, इकोसिस्टम इसको अंग्रेजी में कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र को, ठीक है। ये बात अगर मैं बताऊं पारिस्थितिकी तंत्र की, तो पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है ये भौतिक तत्वों का एक विशिष्ट प्रकार होता है और उसकी रचना जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर के जो है बनती है। जैसे अगर आपको बताऊं पारिस्थितिकी तंत्र की, तो पारिस्थितिकी तंत्र जैसे एक झील जो होता है वो एक पारिस्थितिकी तंत्र होता है, जिसमें जो है प्रभावकारी दशाएं होती हैं, जिसमें जीवन निवास करता है, ठीक है। तो पारिस्थितिकी तंत्र वो भी होता है, छोटे छोटे होते हैं। जैवमंडल में जो है कई सारे एक प्रकार से ये होते हैं पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम। तो कई इकोसिस्टम को मिला करके जल इकोसिस्टम, मतलब स्थल इकोसिस्टम या जल पारिस्थितिकी तंत्र हो गया, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र हो गया, वायुमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र हो गया। तो पारिस्थितिकी तंत्र जो होते हैं अलग अलग तरीके से होते हैं, ठीक है, जिसमें जीवन निवास करता है, जिसमें वनस्पतियां, चाहे जीव जंतुओं की बात करें, चाहे मनुष्य ही की क्यों ना बात करें, तो एक ही प्रजाति या एक ऐसे बोले कि बहुत सारे जो जीव जंतु एक जगह पे रहते हैं और उसके बाद में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तो वही जो एक तंत्र या जाल का निर्माण होता है वही होता है। जैसे कि कोई झील अगर मान ले तो एक पारिस्थितिकी तंत्र है, जिसमें जल की विभिन्न गहराइयों में तमाम प्रकार के जीव जंतु जल की विभिन्न प्रकृति और भौतिक पर्यावरण के साथ तालमेल रखते हुए क्रियाशील रहते हैं और अपना जीवन निर्वाह करते हैं, ठीक है। वो कहते हैं, इनका नाम है आर.एल. लिंडमैन। वो कहते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किसी भी परिणाम में किसी स्थान, समय, इकाई के अंतर्गत भौतिक, रासायनिक, जैविक प्रक्रमों से निर्मित तंत्र के लिए किया जाता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र ये होता है। पारिस्थितिकी तंत्र की अगर बात की तो 2 घटक इसमें होते हैं मुख्य रूप से, और कुछ विद्वानों ने 3 घटकों की बात करी है। तो पहला घटक होता है जलवायविक घटक। जलवायविक घटक मतलब होता है, जैसे कि आप देखेंगे, मतलब अजैविकीय घटक और जैविकीय घटक 2 तो होते हैं, जैविक घटक, अजैविक घटक। तो जो अजैविक घटक होते हैं और जो जैविक घटक होते हैं, जैविक घटक जिसमें जीवन रहता है, अजैविक घटक जिसमें जीव नहीं रहते हैं। जैविक घटकों में उत्पादक, उपभोक्ता घटक ये सब शामिल होते हैं, ठीक है। अजैविक घटकों में आप देखेंगे अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, जलवायु संबंधी तमाम प्रकार की चीजें, तो वो सब अजैविक घटकों में आते हैं। अजैविक घटकों में खास करके जैसे कि तापमान, वायु, आर्द्रता, जल, ये सब हो गए। और अकार्बनिक पदार्थ उसी में एक होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं पेट्रोलियम, ठीक है, या एक प्रकार से प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, सब ये सब कार्बनिक घटक है। अकार्बनिक घटकों में नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, जल, ये सब होते हैं आपके, ठीक है। तो पारिस्थितिकी तंत्र की अगर बात की जाए तो ये तंत्र जो होता है, इसके मतलब इसी तंत्र का अध्ययन जो है पारिस्थितिकी करता है। पारिस्थितिकी को अंग्रेजी में इकोलॉजी कहते हैं। यूनानी भाषा के 2 शब्दों से मिलकर के बना है, आइकोस और लोगोस। आइकोस का मतलब होता है निवास स्थान, लोगोस का मतलब होता है अध्ययन करना, ठीक है। यानी कि अगर बोले तो जीवों का उन्हीं के निवास स्थान के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करना ही पारिस्थितिकी कहलाता है। तो पारिस्थितिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1869 ईस्वी में जर्मनी के एक जीव वैज्ञानिक हैं, अर्नेस्ट हैकेल, उन्होंने किया था। हैकेल कहते हैं कि पारिस्थितिकी वातावरण और जीव समुदाय के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को कहा जाता है, ठीक है। और ये संबंध कहाँ पर मिलते हैं? ये संबंध आपको पारिस्थितिकी तंत्र में बनते हैं, ये संबंध, ठीक है। कौन से संबंध?
जो पारिस्थितिकी वातावरण और जीव समुदाय के बीच में जो पारस्परिक संबंध बनते हैं उन्हीं का अध्ययन करता है पारिस्थितिकी, और संबंध बनता है पारिस्थितिकी तंत्र में, ठीक है। और इन सभी को मिला लें तो क्या बोला जाता है, उसी को पर्यावरण बोला जाता है। आगे देखेंगे, तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मरुस्थलीकरण क्या होता है? मरु माने होता है मरा हुआ, स्थल माने होता है भूमि, और करण माने होता है एक क्रिया, यानी कि मरी हुई भूमि में कन्वर्ट होना। उपजाऊ मिट्टी जब एकदम से अनुर्वर होती चली जाती है तो वही प्रक्रिया कहलाती है मरुस्थलीकरण, यानी कि उर्वर मिट्टी या उपजाऊ मिट्टी जब एक प्रकार से अनुपजाऊ मिट्टी में मतलब कि बदल जाती है, तो उसी प्रक्रिया को, जिस प्रक्रिया के द्वारा उपजाऊ मिट्टी अनुपजाऊ हुई है, वही प्रक्रिया मरुस्थलीकरण होती है, ठीक है। समझ में आ गई चीजें। मरुस्थलीकरण, मरु माने होता है मरी हुई भूमि जहां पर कुछ ना हो, तो मरुस्थलीकरण की परिभाषा आप क्या लिखेंगे? मरुस्थलीकरण आप लिखेंगे कि उपजाऊ भूमि का मरुस्थलीकरण भूमि में परिवर्तित हो जाना है, ठीक है। उपजाऊ भूमि का मरुस्थली भूमि में या मरुस्थल में परिवर्तित हो जाना ही मरुस्थलीकरण होता है। आपको बता दूं कि कभी-कभी क्या होता है कि पारिस्थितिकविद और पर्यावरणवेत्ता जो है एक क्रमिक प्रक्रिया इसको मानते हैं, जो जलवायु, प्राकृतिक, वानस्पतिक, मृदा, जीव जंतु और मानवीय क्रियाओं का परिणाम होता है। इसे मानव के द्वारा पारिस्थितिकी क्रम में अवरोध माना जाता है कि मनुष्य जो होता है तमाम प्रकार के क्रियाकलाप करता है इन चीज़ों पर, और इसके कारण से मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता होती है वो क्षीण होती चली जाती है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र शोध संस्थान के पूर्व निदेशक थे मान, उन्होंने कहा कि मरुस्थलीकरण से तात्पर्य उन सभी प्रक्रमों के सामूहिक प्रभाव से है जिसके अंतर्गत एक पारिस्थितिकी तंत्र में मूलभूत परिवर्तन आ जाता है, जिसमें अमरुस्थली क्षेत्र मरुस्थल में परिवर्तित हो जाता है। मरुस्थली दशाओं को सघन और जटिल बनाती जाती है। फलस्वरूप सीमावर्ती क्षेत्रों में मरुस्थल विस्तार होता जाता है। तो यानी मरुस्थल की अगर बात करें तो यानी उपजाऊ मिट्टी का अनुपजाऊ मिट्टी होना, या एक प्रकार से जो उपजाऊ मिट्टी है उसका ऊसर बंजर बन जाना ही मरुस्थलीकरण होता है, ठीक है। ये एक प्रक्रिया जो होती है वही होती है। चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पूछा जा सकता है, संतृप्त विकास या सतत विकास किसे कहते हैं? आपको बता दूं मैंने महासंग्राम वीडियो और मॉडल पेपर कई सारे दे रखे हैं, तो अगर आपने नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा उनको, तो और अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। संतृप्त विकास या सतत विकास किसे कहते हैं? सतत विकास या संतृप्त विकास की अगर बात की जाए तो इसको बोलते हैं अंग्रेजी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर बात की तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये, यानी कि संतृप्त विकास या सतत विकास का मतलब होता है, या संपोषित विकास इसे को कहते हैं, इसका मतलब होता है प्राकृतिक संसाधनों के विवेक सम्मत उपयोग या विवेक सम्मत संसाधनों के दोहन से, ताकि वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो जाए, और जो हमारी भावी पीढ़ी है, भविष्य में जो हमारे आने वाले बाल बच्चे हैं, उनके लिए भी चीज़ें बची रहें। तो ये होता है संसाधनों का ऐसे दोहन किया जाए, ऐसे विकास किया जाए, ताकि आज इतना विकास हम ना कर लें कि सब कुछ सारे संसाधनों का उपयोग हम ही खुद कर लें, ठीक है। हमारे बाल बच्चे, आने वाली जो पीढ़ियां हैं, उनके लिए कुछ ना बचे। तो ऐसा उपयोग जो हमारी आवश्यकताओं को तो पूरा ही करता हो, इसके अलावा हमारे आने वाली जो पीढ़ी है उनकी भी आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो, तो ऐसा विकास होता है आपका सतत विकास, संतृप्त विकास, या उसी को बोलते हैं संपोषणीय विकास, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट अंग्रेजी में, ठीक है। ब्रटलैंड रिपोर्ट के अनुसार अगर बोले तो उसमें कहा गया कि भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूर्ण करने की क्षमता को, या क्षमता में ह्रास किए बिना या उसमें कमी किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति ही संपोषित विकास या सतत विकास कहलाती है। सिंपल सी परिभाषा, इसमें कोई दो राय नहीं है। खास करके सतत विकास का मतलब होता है विकास जारी रहे, लेकिन वर्तमान की आवश्यकता जितनी उतनी ही विकास किया जाए, ताकि हमारी भावी पीढ़ी के लिए भी जो चीज़ें हैं वो भी बची रह सके, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे, पर्यावरण को ध्यान में रख करके भी विकास किया जाए तो वो भी सतत विकास होता है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, आपदा प्रबंधन क्या होता है? आपदा प्रबंधन, आपदा की अगर बात की तो कोई आपदा, देखिए आपदा कई प्रकार की होती है। एक प्राकृतिक आपदा होती है और एक मानव निर्मित आपदा होती है। तो उसी आपदा को कम करना या उसी आपदा से जान माल के खतरे को कम करना ही आपदा प्रबंधन होता है। आपदा को मैनेज करना ही आपदा प्रबंधन कहलाता है। देखिए एक तो आपदाएं प्राकृतिक होती हैं, जैसे भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, ज्वालामुखी आ गई, या भूस्खलन आ गया, या सूखा पड़ गया, या तूफान आ गया, सुनामी समुद्रों से उठ गई, या हिमस्खलन हो गया, भूस्खलन हो गया। ये तमाम प्रकार की चीज़ें जो हैं ये प्राकृतिक आपदा हैं। इसमें मनुष्य का ज़्यादा हाथ नहीं होता। जबकि मानव निर्मित आपदाओं की अगर बात करें, जैसे कि इमारत कभी-कभी ढह जाती है बड़ी से बड़ी, कभी-कभी आतंकवादी हमले होते हैं, औद्योगिक खतरा बहुत सारा है, आग लग जाए कहीं पर, भगदड़ मच जाए, दंगा हो जाए, तो ये सब क्या है? ये सब मानव निर्मित आपदाएँ हैं। तो ये आपदाओं को कम करने के लिए ही, या आपदाओं से बचने के लिए, आपदाओं
आपदा ना आए या आपदा से पहले सूचना प्राप्त करवाने के लिए आपदा प्रबंधन की व्यवस्था करी जाती है, ताकि आपदा में जान माल का खतरा कम हो। आपदा प्रबंधन प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के दौरान जीवन व संपत्ति की रक्षा करने और आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए एक तैयारी होती है, ना कि आपदा को खत्म करने की, या आपदा होएगी ही नहीं। आपदा आएगी, लेकिन आपदा से बचने का तरीका हमको आपदा प्रबंधन बताता है। आपदा प्रबंधन सीधे खतरे को खत्म नहीं कर पाता, बल्कि ये खतरे को कम करता है। खतरे को खत्म ना करके ये खतरे को कम करने का प्रयास करता है। एक योजना बना करके, एक प्लान बना करके जोखिम खतरों से हम लोगों को बचाता है, वो होता है आपदा प्रबंधन। निश्चित तौर पर आपके समझ में आ गया होगा आपदा प्रबंधन होता क्या है। देखिए, केवल 5 प्रश्न करने हैं खंडबाज से। 100 शब्दों में आपको एक प्रश्न का उत्तर लिखना है। ये महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में ऐसे प्रश्नों को लेकर के कहा जाता है। 8 क्वेश्चंस इसमें दिए जाएंगे, जिनमें से केवल 5 प्रश्न करने हैं, 3 प्रश्न इनमें से नहीं करने होते लघु उत्तरीय में से, ठीक है। तो आप आपको जो कठिन लगे वो मत करें, बाकी और प्रश्नों को आप कर डालें। बड़ा अच्छा प्रश्न है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका। पारिस्थितिकी तंत्र की प्रमुख विशेषताएं बताएं। पारिस्थितिकी तंत्र तो आपको पता होगा, इकोसिस्टम क्या होता है, ठीक है। इकोसिस्टम कई इकोसिस्टम होते हैं, कई पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र होता है, नेचुरल इकोसिस्टम, जिसमें आपका जंगल, समुद्र, ये सब है आपका नेचुरल है, ठीक है। ये अच्छा, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में आपका एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र होता है, जिसमें भूमि पर जो चीज़ें पाई जाती हैं वो सब हो गए, ठीक है। घास के मैदान हो गए, तमाम प्रकार के। एक होता है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, जिसमें जल वाले जो इलाके होते हैं, मीठे पानी का पारिस्थितिकी तंत्र, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र, तो ये सब जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है। तो ये प्राकृतिक पहला होता है। दूसरा होता है कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जिसको मनुष्य जो है बनाता है खुद, ठीक है, वो होता है मैन मेड, जिसको बोलते हैं मैन मेड इकोसिस्टम, या कृत्रिम इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, ठीक है, जिसको मनुष्य बताता है। तो जैसे एक्वेरियम हो गया, या फसल का खेत कोई बना दिया गया। आपने ग्रीन हाउस का नाम सुना होगा, तो ग्रीन हाउस भी आर्टिफिशियल पारिस्थितिकी तंत्र का ही उदाहरण है, ठीक है। आगे देखिए, तो इसके इस तंत्र की बहुत सारी विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता पारिस्थितिकी तंत्र की ये है कि पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी अध्ययन की मूलभूत इकाई होती है। दूसरी बात, पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना जैविक और अजैविक संघटकों से मिलकर के होती है। तीसरी बात, जैविक और अजैविक संघटकों में अंतर प्रक्रियाएं जो हैं वो होती हैं। चौथी विशेषता इसकी ये है कि जैविक संघटक के जीवों में भी अंतर प्रक्रियाएं होती हैं। जैविक संघटक आपस में भी, यानी जो उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक होते हैं, आपस में भी प्रक्रियाएं करते हैं। इसके अलावा पारिस्थितिकी तंत्र में स्वासाम्य स्थिति क्रियाविधि के कारण स्थिरता और संतुलन बना रहता है, क्योंकि सब एक दूसरे से प्रभावित होते हैं और तालमेल बना करके आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा प्राकृतिक संसाधन तंत्र माना जाता है पारिस्थितिकी तंत्र को। इसके अलावा प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र संबंधित क्षेत्र के समस्त जीवों व भौतिक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा कार्यशीलता ऊर्जा प्रवाह पर निर्भर करती है पारिस्थितिकी तंत्र में, और स्व उत्पादकता पाई जाती है पारिस्थितिकी तंत्र में, और इसके विकास व वृद्धि में अनुक्रम पाया जाता है पारिस्थितिकी तंत्र में। तो ये तमाम प्रकार की विशेषताएं आप लिख सकते हैं, 100 शब्दों में आपको लिखना है। इसी प्रकार से पारिस्थितिकी तंत्र में मानव का अधिक हस्तक्षेप होने पर अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है। पारिस्थितिकी तंत्र में पदार्थों तथा ऊर्जा का निरंतर निवेश और बहिर्गमन होता रहता है। तो जैविक और अजैविक संघटक चक्रीकरण के माध्यम से परस्पर एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो ये होता है पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताएं, जो कि आप लिख सकते हैं बड़े आसानी से। कई विशेषताएं बता दी, 4-5 विशेषताएं भी अगर आप लिख देंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। आगे देखें, दूसरा प्रश्न है, भारत में निर्वनीकरण के कारणों का विवेचना करें। निर्वनीकरण मतलब समझते हैं ना, निर्वनी मतलब कि वन की कटाई, खूब ज़्यादा धुआंधार हो, वन ना बैठाया, मतलब कि पेड़ों की उत्पत्ति ना हो, जो वन है उनकी कटाई से संबंधित है, या वन के उन्मूलन से रिलेटेड है निर्वनीकरण, ठीक है। तो भारत में निर्वनीकरण जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके लिए कई सारे नियम कायदे भी बनाए गए हैं उसको रोकने के लिए। तो भारत में निर्वनीकरण क्यों हो रहा है, इसके बारे में बताएं। या वनों की कटाई, या बाढ़ वगैरह आती है, भूकंप, मतलब ये बाढ़ आती, ज्वालामुखी फट गई, तो कई कारणों से भारत में वनों का विनाश हुआ है। चाहे वो खेती की बात करें, पशुचारण की बात करें, ठीक है, या मौसमी प्रक्रियाओं की बात करें, तमाम प्रकार के ऐसे फैक्टर्स रहे हैं जो कि प्रभावित करते रहे हैं भारत में निर्वनीकरण को, ठीक है। तो निर्वनीकरण की अगर बात की जाए तो इसके कई कारण रहे हैं। वन विनाश मानव की विकास यात्रा का परिणाम है। मनुष्य, आप देखेंगे लगातार, चाहे वो बांध बना रहा हो मनुष्य, चाहे तमाम प्रकार की रोड बना रहा हो, या रेलवे लाइन बिछा रहा हो, या हवाई अड्डा कहीं पर बना रहा हो, या तमाम प्रकार के ऐसे काम जो डेवलपमेंट को लेकर के किए जाते हैं, और जंगल एरिया रास्ते में पड़ता है, तो जंगल की कटाई खूब धड़ल्ले से होती है, तो उसमें भी निर्वनीकरण फैलता है। तो पहला तो
कारण यही रहा है वन भूमि का कृषि भूमि में परिवर्तन। आपको बता दूं कि विश्व में जो वर्तमान में कृषि क्षेत्र नज़र आता है, उसे अधिकतर वनों को साफ करके प्रयत्न मतलब कि वनों को साफ करके कृषि के योग्य भूमि बनाते हैं, ताकि कृषि की जा सके। और इसीलिए वनों का एक प्रकार से कृषि भूमि में परिवर्तन ही सबसे पहला कारण रहा है निर्वनीकरण का। दूसरा कारण रहा है स्थानांतरी या झूमिंग कृषि। झूमिंग कृषि जो होती है उसमें क्या करते हैं, जंगल को आग लगाते हैं, फिर जंगल को काटते हैं, वहाँ का पूरा पेड़ पूरा साफ करते हैं जनजाति के लोग जो होते हैं, और उसके बाद में फिर वहाँ पर खेती करते हैं। और जब तक खेती उसमें सही ठीक-ठाक मात्रा में होती है उस स्थान पर, तब तक खेती करते हैं जनजाति के लोग। नहीं तो फिर से दूसरे स्थान पर जाते हैं, फिर से पेड़ को काटते हैं, फिर जलाते हैं, फिर खेती करते हैं। फिर उर्वरक क्षमता जैसे क्षीण होती है मिट्टी की, फिर दूसरे स्थान पर जाते हैं, फिर यही प्रक्रिया अपनाते हैं। यानी झूमिंग प्रक्रिया को स्थानांतरणशील कृषि कहते हैं, या फिर इसी को काटो और जलाओ कृषि कहते हैं। दुनिया के अलग-अलग क्षेत्रों में, अलग-अलग राज्यों में, अलग-अलग देशों में, भारत की यहाँ तक कि अलग-अलग राज्यों में झूमिंग कृषि को अलग-अलग नामों से जाना जाता है। तो ये होती है झूमिंग कृषि, ठीक है? तो इसके कारण से निर्वनीकरण होता है। तीसरा कारण होता है आपका वनों का चारागाहों में परिवर्तन। कभी-कभी क्या होता है विश्व के रूप में सागरीय जलवायु वाले क्षेत्रों और शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों, विशेष करके उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका या अफ्रीका के जो डेयरी फार्मिंग में विस्तार करने के लिए, वहाँ पर डेयरी उद्योग चूँकि बढ़ावा मिल रहा है इस समय, तो पशुओं के लिए चारागाह बनाने के लिए वनों की कटाई खूब करी जाती है और वनों की कटाई को चारागाह में परिवर्तित करा जाता है। इसके कारण से भी जो है निर्वनीकरण बढ़ा है। चौथा कारण है अतिचारण। जब पशुओं को खूब ज़्यादा आप चराओगे, तो फिर वहाँ पर जो है एक प्रकार से जो है पनपने वाला है नहीं जंगल, तो ये भी एक कारण रहा है। इसके अलावा पाँचवाँ कारण रहा है निर्माण कार्यों के लिए वनों का विनाश। कोई भी निर्माण बाँध हो बनाना हुआ या कुछ भी बनाना हुआ, तो उससे भी निर्माण के कार्यों में आप देखते हैं रेलवे लाइन आ रही है, तो उससे भी वन कटाई होती है। इसके अलावा वनों में आग लगने से भी बहुत ज़्यादा वन विनाश होता है। इसके अलावा अगर बात करूँ तो लकड़ी, ईंधन और अन्य उपयोग के लिए वनों का विनाश होता है। लकड़ी काटने वाले भी लोग होते हैं, बहुत सारे लोग ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करते हैं, तो वनों की कटाई खूब होती है दबा करके। इसके अलावा खनिज के खनन हेतु वनों का विनाश होता है। कभी-कभी जब खनिज का पता चल गया कि भई इसके नीचे खनिज दबी हुई है, तो वनों की कटाई करवाई जाती है। इसके अलावा तमाम प्रकार की और भी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के लिए बिजली बनाना हुआ, बाँध बनाना हुआ, इसके कारण से बहुत ज़्यादा क्षेत्र में जो है पानी भी भर जाता है, जल-भराव की समस्या उत्पन्न होती है, वनस्पतियाँ नष्ट हो जाती हैं, पेड़-पौधे काटने पड़ते हैं, ठीक है? जैविकीय कारकों द्वारा भी वनों का क्षय होता है। तो कई प्रकार के कारण हैं जिसके कारण से वनों की कटाई होती है और वन खत्म होते हैं, ठीक है? आगे देखेंगे तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मृदा अपरदन को रोकने के उपायों को बताइए। मृदा अपरदन को हम कैसे रोक सकते हैं? मृदा माने होता है माटी यानी मिट्टी, और अपरदन का माने होता है कट करके बहना। मिट्टी कट करके कैसे बहती है? या तो पानी उसको बहा करके ले जाए काट करके मिट्टी की परत को, या फिर वायु उसको उड़ा करके ले जाएगी, हवा। तो 2 चीज़ों से, और एक और क्रियाएँ रासायनिक या भौतिक क्रियाएँ होती हैं, उनके माध्यम से ऐसा होता है। तो या तो फिर कोई रासायनिक क्रिया होगी तो मिट्टी कट करके बहेगी। तो इन्हीं 3-4 कारणों से मिट्टी जो है कट करके बहती है। तो मृदा अपरदन को के रोकने के क्या-क्या कारण हो सकते हैं? तो कई कारण हैं। मृदा अपरदन का मतलब ये होता है कि माटी का कट करके बहना। अब माटी कट करके जब बहती है तो उसको कौन रोकता था? जंगल रोकते थे, या तमाम प्रकार के जो है घास-फूस होती थी, वो रोकते थे मिट्टी को बहने से। लेकिन जब घास-फूस ही नहीं रहेगी, जंगल की कटाई हो जाएगी, तो मिट्टी कटेगी तो बहती हुई चली जाएगी। ठीक है? तो मृदा अपरदन को रोकने के कई सारे उपाय किए जा सकते हैं। पहला उपाय तो हम यही कर सकते हैं कि वनस्पति का आवरण और संरक्षी वनारोपण करके, यानी खूब ज़्यादा वन लगाएँ, धरातल पर वनस्पति उगाएँ, ताकि मिट्टी की पकड़ बनी रहे और मिट्टी जो है बह ना सके, ठीक है? मिट्टी जब बहती है तो वन वगैरह जो होते हैं वो रोकते हैं मिट्टी के बहाव को। दूसरी बात, समोच्च रेखीय जुताई। इससे क्या होता है, इसके अंतर्गत ढालदार भूमि पर समोच्च रेखाओं के अनुसार जुताई करी जाती है, जिससे ढाल की प्रवणता विभिन्न स्थानों पर अवरुद्ध होती रहे और इसके फलस्वरूप जल के तीव्र बहाव में रुकावट पैदा होती रही, जिससे उसकी अपरदनात्मक जो शक्ति है वो कम होती रहे। जैसे मान लेते हैं एक ढलान पर कहीं पर ढाल है, तो इस तरीके से खेती मतलब इस तरीके से जुताई हो, ताकि क्या हो, जब पानी यहाँ पर बहने लगे तो रुक-रुक करके आगे बढ़े, ठीक है? इस तरीके से रुक-रुक करके जब आगे बढ़ेगा पानी, तो उसकी गति जो होगी धीमी हो जाएगी और मृदा अपरदन को जो है सुरक्षा होगी। इसके अलावा तीसरा कारण है वेदिकारोहण कर मतलब कि वेदिका कारण। वेदिका कारण करके क्या कर सकते हैं? वेदिका कारण की अगर बात की तो ये संरक्षण विधि होती है और इसके अंतर्गत पहाड़ी ढालों पर कृषि करने के लिए सीढ़ीदार खेतों का प्रयोग हम कर सकते हैं। उसी को वेदिका कारण कहते हैं। सीढ़ीदार खेती करना ही वेदिकाकरण कहलाता है, ठीक है? समझ रहे हैं ना?
तो वेदिका कारण वही होता है ताकि जो है रुक-रुक करके जब वर्षा का जल नीचे गिरेगा तो ताकि जो है जब मेड़बंदी करके कृषि होगी या सीढ़ीदार कृषि होगी, मेड़बंदी मतलब कि जैसे ढाल है, ढाल पर यहाँ पर मेढ़ी लगा दिया गया, फिर यहाँ पर मेढ़ी लगा दिया गया, तो यहाँ पर मेढ़ी लगा दिया गया, तो ये आप देखिए सीढ़ी के नुमा बन रहा है ना? तो यहाँ से पानी बहेगा तो यहाँ रुकेगा, फिर यहाँ से थोड़ा बहेगा, यहाँ रुकेगा, यहाँ से बहेगा, यहाँ रुकेगा, यहाँ से बहेगा, यहाँ इस तरीके से धीरे-धीरे करके पानी बहेगा तो मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। इसके अलावा तमाम प्रकार की हम फसलें लगा सकते हैं जैसे कि आवरण फसलें, खास करके प्रतिभूमि में ऐसी आवरण फसलें हमको बो देनी चाहिए जो मृदा अपरदन को रोकने में सहायक हों। जैसे जैव खाद बो दें हम, हरी खाद जो होती है उसको बो दें, गुच्छेदार जड़ों वाली जो फसलें होती हैं उनको खेत में बोएँ। इससे क्या होगा मृदा अपरदन को एक प्रकार से रोक सकते हैं आप। इसके अलावा स्थानांतरित कृषि पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, जो झूमिंग कृषि होती है, काटो और जलाओ कृषि जिसको मैंने बताया था अभी, उसको रोक दिया जाए, तो उससे भी मृदा अपरदन को जो है बढ़ावा मिलेगा। इसके मतलब मृदा अपरदन को रोका जा सकेगा। इसके अलावा पशु चारण पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, छठा कारण। सातवां कारण जो है अवनालिकाओं पर बाँध बनाया जाए, अवनालिकाओं में वनस्पति रोपण करा जाए, बाढ़ क्षेत्रों का संरक्षण करा जाए। इसके अलावा जो है उर्वरकों और खादों का प्रयोग करा जाए, जैव पदार्थों और जल का अनुकूलतम साहचर्य बना रहे, मृदा की प्रदूषण से रक्षा करी जाए। ये तमाम प्रकार की चीज़ें हैं जिसको करके हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। मृदा को अपरदन से बचाने के लिए भूमि का विवेकपूर्ण उपयोग करना ही आवश्यक है। और यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि भूमि या कृषि भूमि की सिविल और औद्योगिक निर्माण तथा ग्राम नगरीय जो जनपद हैं या जो जमघट है, उन जमघटों के लिए किए जा रहे अच्छे नियतन से रक्षा करी जाए। तमाम प्रकार की चीज़ें हैं जो कि मृदा को लेकर के की जा रही हैं, तमाम प्रकार के खुदाई, तमाम प्रकार की चीज़ें तब पेड़ जो है निर्वनीकरण, मरुस्थलीकरण तमाम प्रकार की ऐसी प्रक्रियाएँ होती हैं जिसके कारण से मृदा की जो है पकड़न क्षमता होती है, रोकने की क्षमता होती है, तो वो खत्म हो जाती है, इससे मृदा कट करके बहने लगती है। अगला प्रश्न है हरित गृह प्रभाव को स्पष्ट करें। हरित गृह प्रभाव क्या होता है? हरित माने हरा, गृह माने घर और प्रभाव माने होता है इफ़ेक्ट। यानी कि हरित गृह प्रभाव का मतलब होता है एक हरा घर था कहाँ पर भई? आपको मैं बता दूँ कि ग्रीन हाउस प्रभाव की अगर बात किए तो आपको नहीं पता होगा तो ये जो शीतोष्ण कटिबंध वाले इलाके होते हैं वहाँ पर ग्रीन हाउस जो है मनुष्य के द्वारा बनाया गया एक मान सकते हैं कि एक कृत्रिम खेत होता है, जिसमें खेती करी जाती है, एक पौधा घर मान सकते हैं। जो काँच या पारदर्शी प्लास्टिक से बनाया जाता है, जिसमें सूर्य की किरणें प्रवेश तो कर जाती हैं लेकिन जो है बाहर नहीं निकल पाती हैं। तो पौधा घर की परिवर्तन रोधी दीवारों के कारण से सूर्य की किरणें वापस नहीं लौट पाती हैं। क्यों नहीं लौट पाती? चूँकि ऐसा वो बनाया ही जाता है कि प्रवेश तो कर जाएँगी लेकिन वापस नहीं जा पाएँगी। ताकि वहाँ पर गर्मी की ज़रूरत होती है शीतोष्णकटिबंधीय इलाकों में, चूँकि वहाँ पर ठंडी खूब पड़ती है। जैसे यहाँ पर तो गर्मी पड़ती है इस एरिया में, हम लोगों के एरिया में, ठीक है? लेकिन ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंध है। शीतोष्ण कटिबंध है, शीत कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध ये सब पड़ता है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो है जो गर्म वाली फसलें होती हैं वो नहीं हो पाती हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो है ये हरित गृह बनाया जाता है, हरा घर बनाया जाता है ताकि क्या हो, ताकि यहाँ पर जो है खेती लोग कर पाएँ, ठीक है? तब यहाँ पर खेती हो पाएगी। इसीलिए क्या होता है, इसीलिए यहाँ पर हरा घर बनाया जाता है। तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर सूर्य की किरणें तो आती हैं, उसी घर में घुस के उसके बाद में उस निकल नहीं पाती चूँकि वैसा ही उसको बनाया जाता है। ठीक है? तो फिर वातावरण क्या हो जाता है, वो पूरा का पूरा वहाँ का गर्म हो जाता है, जिससे फसलें जो होती हैं ठीक तरीके से हो जाती हैं। तो ये होता है ग्रीन हाउस घर, ठीक है? तो इसी के जो है इसी के जैसे अब अपना वातावरण भी हो रहा है। यानी जो पर्यावरण हमारा है ये भी गर्म हो रहा है। कैसे गर्म हो रहा है? इसके लिए कई गैसें ज़िम्मेदार हैं वातावरण को गर्म करने के लिए। जैसे कि आप देखेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा गर्म करती है। इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड है, मीथेन है, ये सब जो है वातावरण में तेज़ी से वृद्धि हो रही है इन सभी गैसों की, जिससे वातावरण जो है वो गर्म हो रहा है, वो ग्रीन हाउस जैसे प्रतीत हो रहा है वातावरण। तो ये जब गर्म वातावरण हो जाता है चूँकि आप देखिए कार्बन डाइऑक्साइड सबसे प्रमुख गैस है वातावरण को गर्म करने के लिए, ठीक है? तो इस तरीके से वातावरण गर्म होता चला जा रहा है। इसी वातावरण के गर्म होने की प्रक्रिया को ही जो है वैश्विक तापन बोलते हैं, ठीक है? ग्रीन हाउस प्रभाव यही होता है। समझ में आ गई चीज़ें? ग्रीन हाउस गैस जो होती है, ये क्या करती है वातावरण को गर्म करती है और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? मैंने आपको बताया भूमंडलीकरण बोल रहा हूँ। वैश्विक तापन या ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। इससे क्या होता है वातावरण जब गर्म हो जाता है तो हवाएँ जो होती हैं, जितनी गर्म हवाएँ होंगी उतनी ज़्यादा ऊपर उठेंगी, उतनी ज़्यादा हल्की होंगी हवाएँ। तो गर्म हवाएँ ऊपर उठती हैं और ऊपर उठने के परिणाम स्वरूप क्या होता है? गर्म हवाएँ जब ऊपर उठती हैं
तो जाकर के ठंडी हवाओं से मिलती हैं और फिर वर्षा हो जाती है। तो इस तरीके से पानी खूब बरसता है। पानी खूब बरसने के साथ ही साथ जो ग्लेशियर्स होते हैं वो पिघलना प्रारंभ हो जाता है। चूँकि ग्लेशियर कब पिघलते हैं? चूँकि गर्मी ज़्यादा बढ़ेगी, ग्लेशियर पिघलेंगे। चूँकि जब गर्म हवाएँ जाकर के बड़े-बड़े पहाड़ों से टकराएँगी, पहाड़ों पर ग्लेशियर जमे होते हैं, बर्फ़ के पहाड़ होते हैं, तो बर्फ़ के पहाड़ पिघलने लगेंगे और इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा? नदियों में जलस्तर ज़्यादा होगा। नदियों में जब जल ज़्यादा बहेगा तो समुद्रों में खूब ज़्यादा भर जाएगा। तो समुद्र में जब भर जाएगा तो द्वीप जो होंगे समुद्र के वो सब डूब जाएँगे और जितने भी तटीय इलाके होंगे उन पर खतरा लगातार मंडराता रहेगा, वो भी डूबते चले जाएँगे। समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा। तमाम प्रकार की और भी चीज़ें हो सकती हैं, बाढ़ वगैरह आ सकते हैं, बाँध टूट सकते हैं, ठीक है? तो हरितगृह प्रभाव ये आप स्पष्ट कर सकते हैं बड़े आसानी से। अगला प्रश्न है 5वां नंबर आप देखेंगे। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जलवायु परिवर्तन पर टिप्पणी कीजिए। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे जलवायु परिवर्तन क्या है? जलवायु परिवर्तन की अगर बात करें, जलवायु परिवर्तन जो होता है, वो किसे कहते हैं भाई? जलवायु का परिवर्तन देखिए मौसम जो होता है बहुत जल्दी-जल्दी बदलता है, लेकिन जलवायु जो होता है बहुत देर में बदलती है। जलवायु एक लंबा प्रोसेस होता है जलवायु बदलने का, ठीक है? भूमंडलीय उष्णता और जलवायु परिवर्तन दोनों अंतर संबंध प्रक्रियाएँ होती हैं। तापमान जलवायु का एक महत्वपूर्ण कारक है और तापमान के बढ़ने से जलवायु परिवर्तन भी धीरे-धीरे होता है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग के कारण से जलवायु परिवर्तन बढ़ता है, जलवायु परिवर्तन होता है। तो किसी स्थान की औसत मौसमी दशाओं को जलवायु कहते हैं और जब इन औसत मौसमी दशाओं जैसे तापमान में परिवर्तन होगा, वर्षा में परिवर्तन होगा, आर्द्रता में परिवर्तन आर्द्रता माने होता है नमी, वायु में जो नमी होती है वही होता है दाब माने वायु का कितना वजन होता है, वायु कितनी ठंडी, कितना दबाव उस पर पड़ रहा है, वायु का दाब कितना पड़ रहा है पृथ्वी पर, तो वायु दबाव वही होता है। तो ताप, दाब और ये घनत्व, आर्द्रता, वर्षा ये सब जो होते हैं इसमें जब परिवर्तन होता है तो उसी परिवर्तन को हम जलवायु परिवर्तन कहते हैं, ठीक है? पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के अध्ययनों से यह प्रमाणित हो चुका है कि पृथ्वी पर आरंभ से ही जलवायु परिवर्तन होते रहे हैं। जहाँ वर्तमान में मरुस्थलीय प्रदेश है, वहाँ प्राचीन काल में हरे-भरे खेत लहराते थे पहले। आज वहाँ पर जो है स्थलीय भाग है, वहाँ पर पहले जलीय भाग थे। तो कहीं न कहीं पे तमाम प्रकार के परिवर्तन हुए हैं, जहाँ पर पहले कुछ था, आज कुछ और है। तो ये तब सब जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ही हुआ है। आप देखिएगा पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि लगातार हो रही है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 2050 तक पृथ्वी का तापमान लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस से 4.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। पृथ्वी पर वर्षा की मात्रा एवं क्षेत्रीय वितरण में परिवर्तन लगातार हो रहा है। ये सब जलवायु परिवर्तन के संकेत हैं। इसके अलावा हिमनदों की बर्फ पिघल रही है, यानी ग्लेशियर पिघल रहे हैं और इसके फलस्वरूप पीछे की ओर सिकुड़ रहे हैं जो एक प्रकार से जो हिमनद हैं वो सब। समुद्रों के जलस्तर में वृद्धि हो रही है। जब जलस्तर में वृद्धि क्यों होगी? क्योंकि ग्लेशियर यहाँ पर हैं, यहाँ पर जमे हैं ग्लेशियर पिघलते हैं, नदियाँ उन्हीं से बहती हैं, गंगा, यमुना जो नदियाँ बहती हैं सब ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा, यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना। ऐसे तो जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो नदियों में जल ज़्यादा बहेगा। नदियाँ जाकर के कहाँ में गिरती हैं? समुद्र में, तो समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा क्योंकि जल उसी में तो गिर रहा है समुद्र में। तो इससे क्या होगा? समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा, द्वीपीय इलाके डूबना प्रारंभ हो जाएँगे। समुद्र तटीय भागों पर जल का विस्तार हो रहा है। मालदीव के 200 निर्जन द्वीपों में से 1/3 इस खतरे की चपेट में आ चुके हैं। आप देखेंगे पृथ्वी पर ऋतु चक्र में परिवर्तन दिखाई देने लगा है, तो ये सब जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ही संभव हो पाया है। आगे देखेंगे छठा प्रश्न है सूखा आपदा पर टिप्पणी करें। सूखा किसे कहते हैं? सूखा जब पानी ना बरसे, ठीक है, कितना पानी ना बरसे तो सूखा कहा जाता है। सूखा की अगर बात की जाए, अगर जो है किसी भी एरिया में वर्षा सामान्य की मतलब कि जब वर्षा सामान्य की 75% हो तो भयंकर सूखा स्थिति होती है, लेकिन जब वर्षा सामान्य की 50% मतलब कि हो तो इससे कम हो या 50% से, तो उसी को सूखा कहा जाता है। यानी सूखा उस स्थिति को कहते हैं जिसमें अनावृष्टि के कारण से भूमि की सतह पर एवं भूगर्भ में पानी का नितांत अभाव हो जाता है, कमी हो जाती है पानी की, ठीक है। जो है मौसम विज्ञान के अनुसार बताएगा कि 75% से कम अगर बारिश हो रही है 75 सेंटीमीटर से, तो आप मान लीजिए कि जो है वहाँ पर सूखा आप मान सकते, सॉरी क्या बोलते हैं, 25 सेंटीमीटर से कम अगर है, वे क्षेत्र जहाँ पर सामान्य से माइनस मतलब सामान्य से लगभग 25 डिग्री या 25% तक परिवर्तन हो जाता है वर्षा में, या कम हो जाती है वर्षा सामान्य वर्षा से 50 मतलब 25 जो है परसेंट, यानी आप देखने 50 से 75 अगर होती है वर्षा होनी चाहिए लगभग कम से कम, ठीक है, तो वो सूखा नहीं बोला जाता है। लेकिन अगर 25 डिग्री उसमें कम हो जाती है तो अब वर्षा वाला एरिया जो है वहाँ पर सूखा का एरिया कहा जाता है, ठीक है। वर्षा कम होना ही सूखा का सबसे इम्पोर्टेंट जो है फैक्टर होता है।
गुजरात, राजस्थान, पंजाब के समीपवर्ती भाग, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश के एरिया सूखा में आप देखते हैं कभी-कभी यहाँ पर सूखे पड़ते हैं। और आप देखेंगे कि महाराष्ट्र, आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु, तेलंगाना, तमिलनाडु के कुछ भाग, कभी-कभी क्या होता है कि सूखे का सर्वाधिक प्रभाव राजस्थान वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है। चूँकि वर्षा का अनिश्चित और अपर्याप्त और असमान वहाँ पर वर्षा होती, कोई पता अता-पता नहीं होता। वर्षा में तो कमी है ही, इसके अलावा वनों की भी कमी है वहाँ पर। अगर वन होते हैं, पहाड़ होते हैं तो रोक लेते हैं वर्षा को, मानसून को रोकते हैं और बारिश हो जाती है। लेकिन जब वहाँ पर कुछ है ही नहीं तो रोकता नहीं है। मरुस्थल का वहाँ पर विस्तार हो रहा है। ठीक है, चूँकि वृष्टि छाया प्रदेश में भी पड़ रहा है। वृष्टि मतलब कि जैसे मानसून आ रहा है, पर्वत यहाँ पर पड़ गया तो यहाँ पर मानसून यहाँ से कट गया, इधर निकल आया और यहाँ से मानसून कुछ उधर कट गया। अब इसके पीछे का जो एरिया ये बचा, यहाँ पर बारिश नहीं होगी, उधर बारिश होगी, इधर बारिश होगी, लेकिन इस एरिया में बारिश नहीं होगी, क्योंकि वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ रहा है। वृष्टि माने होता है कि छाया, यानी पर्वत जो है मानसून को रोक लेता है। जो ठंडी जो हवाएँ उड़ रही होती हैं, इन हवाओं को पर्वत रोक लेते हैं, 2 भागों में बँट जाती हैं वहाँ से हवाएँ, इधर-उधर हो जाती हैं पर्वत के। पर्वत के जो पीछे वाला एरिया होता है वो मरुस्थल में बदल जाता है, ठीक है? इसीलिए आप देखेंगे जितने भी पर्वतों के हिमालय के पीछे आप देखें थार का मरुस्थल कह रहा हूँ, थार का मरुस्थल राजस्थान में आप देखेंगे। और इसके अलावा आप देखेंगे जो पामीर का पठार है, पामीर का जो एक प्रकार से है मरुस्थल है, आप देखिएगा जो तिब्बत वगैरह का पठार है, तिब्बत में आप देखेंगे तो मरुस्थल यहाँ सब आपको ज़्यादा मिलेंगे। ठंड मरुस्थल केवल गर्म एरिया में नहीं होते हैं, मरुस्थल ठंडे मरुस्थल भी होते हैं, गर्म मरुस्थल दोनों होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये सब सूखा होते हैं। सूखा पड़ने से चारों ओर और महँगाई का साम्राज्य जो है व्याप्त हो जाता है, क्योंकि खाद्यान्न पर या अन्य फसलें जो होती हैं या पैदा नहीं होती तो महँगी होती चली जाती हैं। जानवरों के लिए चारा और मानव के लिए पानी का अभाव हो जाता है और इसके अलावा तमाम प्रकार की आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाते हैं। जब आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न हो जाती है तो बेरोज़गारी खूब ज़्यादा बढ़ती है। बेरोज़गारी बढ़ने से अत्याचार और अनैतिकता बढ़ती है। चूँकि भारत में सूखे की समस्या से मुक्ति पाने के लिए तमाम प्रकार के प्रयास भी किए गए हैं। सूखाग्रस्त क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर सूखा राहत कार्य केंद्र खोले गए हैं। वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जा रहा है वहाँ पर। सिंचाई की व्यवस्था की जा रही है ताकि सूखा का प्रभाव कम किया जा सके। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर इस दिशा में महत्वपूर्ण और प्रभावकारी कदम था, जो इंदिरा गांधी नहर की व्यवस्था करवाई गई थी राजस्थान में, ताकि सूखा से जो पीड़ित एरिया है वहाँ पर जो है नहर जाए। ये सूखा है आपदा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है, आपदा का अर्थ और प्रकार बताइए। आपदा का क्या अर्थ होता है? आपदा के बारे में फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो आपदा मैंने बताया था कि आपदा क्या होता है। आपदा जो होती है एक ऐसी घटना होती है या एक प्रकार से आपदा ऐसी घटना है जो अधिकतर अचानक और अप्रत्याशित रूप से घटित होती है। इससे लोगों और पर्यावरण में बहुत अव्यवस्था फैल जाती है, जिसके परिणामस्वरूप जीवन, संपत्ति और लोगों के स्वास्थ्य की काफ़ी हानि होती है। ऐसी स्थिति में जीवन का सामान्य जो स्वरूप होता है वो बिगड़ जाता है। इसमें दुःख और असहायता की परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है। इससे किसी क्षेत्र, देश या महाद्वीप में सामाजिक आर्थिक संरचना जो होती है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है, बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। राहत या तत्काल बाहरी मध्यस्थता की आवश्यकता यहाँ पर पड़ती है। आप देखेंगे तो यही सब होती है आपकी आपदा, ठीक है? तो आपदा के बारे में आपने समझ लिया कि आपदा क्या होती है। तो आपदा यही होती है। आपदाएँ हमारे जो है चारों ओर होती रहती हैं। तमाम प्रकार की आपदा, भूस्खलन, सुनामी, बाढ़, बड़वा नल, भूस्खलन, सूखा, ठीक है, चक्रवात, भूकंप, ज्वालामुखी, ये सब आपदाएँ होती हैं, प्राकृतिक आपदाएँ हैं, ठीक है? हमेशा से आती रही हैं। और कुछ आपदाएँ मानव के द्वारा होती हैं, तो मानवीय आपदाएँ होती हैं, कृत्रिम आपदाएँ होती हैं। तो आपदा शब्द का जो उद्गम हुआ है वो फ्रेंच शब्द डिजास्टर से हुआ है, ठीक है? फ्रेंच शब्द 2 शब्दों से मिलकर के बना है डिजास्टर शब्द जो है। पहला है डिस और दूसरा है डिस, माने होता है बुरा या बैड, और अस्तर का मतलब होता है स्टार, यानी कि मतलब कि आपदाओं को ग्रहों की प्रतिकूल क्रिया के हिसाब से देखा जाता था पहले, कि ग्रह अगर सही नहीं तो आपदा आती थी। आज के समय में आपदा का सामान्यतः प्रयोग प्राकृतिक और मानव निर्मित उन विषम घटनाओं के संबंध में किया जाता है जो किसी क्षेत्र में अत्यधिक कष्ट पैदा करती हैं, जिनका क्षेत्रीय संसाधनों के द्वारा निस्तारण करना कठिन हो जाता है। तो ये आपदा प्रबंधन है। आपदा का प्रकार, आपदा कई प्रकार की होती है। तो एक उच्च स्तरीय कमेटी रिपोर्ट आई थी 2001 में, उसमें आपदाओं को 2 वर्गों में बांटा गया है।
एक तो भाई जल और जलवायु संबंधित आपदाएँ होती हैं। तो पहली आपदा जल और जलवायु संबंधी आपदाओं में जैसे कि बाढ़ हो गया, फ्लूड जिसको बोलते हैं, चक्रवात हो गया, साइक्लोन्स, ठीक है? इसके अलावा बवंडर और तूफान हो गए, ओलावृष्टि है, बादल का फटना हो गया, उष्म लहर और शीतलहर, सूखा, हिमस्खलन, समुद्री कटाव, गर्जन और आकाशीय बिजली, सुनामी, ये सब आपकी कौन-सी आपदाएँ हैं? ये सब जल और जलवायु संबंधी आपदाएँ हैं। दूसरी आपदाएँ होती हैं भौगोलिक संबंधी आपदाएँ, जिसमें भूस्खलन और कीचड़ में धँसना, भूकंप जिसको अर्थक्वेक बोलते हैं, बाँध का फटना या टूटना, ये सब भौगोलिक संबंधी आपदाएँ हैं। तीसरी आपदाएँ होती हैं रासायनिक, औद्योगिक या परमाणविक आपदाएँ, जिसमें रासायनिक या औद्योगिक आपदाएँ या परमाणविक आपदाएँ, न्यूक्लियर से रिलेटेड आपदाएँ जो होती हैं वो सब। चौथी आपदा होती है चौथी आपदा होती है दुर्घटना संबंधित आपदा, जैसे जो है फॉरेस्ट फायर्स हो गया, मतलब दवा नल जिसको बोलते हैं, आग लग जाए जंगल में, शहरी आग लग जाए, अर्बन फायर्स, खदान में आग लग जाए, माइनर्स फायर्स, तेल रिसाव हो जाए, बड़ी इमारतें ढह जाएँ, क्रम बम विस्फोट हो जाए, पर्व संबंधित तमाम प्रकार की आपदाएँ होती हैं, फेस्टिवल रिलेटेड डिजास्टर्स, विद्युत संबंधी आपदाएँ और आग लग जाती हैं। कभी-कभी नाव पलट जाती है, नौका डूब जाती है जिसको बोलते हैं, ठीक है? बोट जो है कैपेजिंग, इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में आग लग जाए, विलेज फायर्स, तो ये तमाम प्रकार की दुर्घटना संबंधित आपदाएँ हैं। 5वीं जो आपदाओं को प्रकार है वो है जैविक आपदाएँ। जैविक आपदाएँ जैसे जैविक खतरे, बायोलॉजिकल जो हैज़ार्ड्स होते हैं, इसके अलावा महामारी तमाम प्रकार की आ सकती है, कीट तमाम प्रकार की, टिड्डी एक बार बहुत आई थी, टिड्डी दल का खतरा या कीटों का हमला, ठीक है? मवेशी महामारी होती है, कैटल जो है डेमिक्स बोलते हैं उसको। इसके अलावा विषाक्त भोजन करने से जैसे फूड पॉइज़निंग, तो ये तमाम प्रकार की जैविक आपदाएँ होती हैं। तो ये 5 प्रकार की आपदाएँ जो है बताई गई हैं किसके अकॉर्डिंग, ये जो है 2001 में एक रिपोर्ट आई थी उच्च स्तरीय कमेटी की, उसमें बताया गया था 5 प्रकार की आपदाएँ। एक तो जल और जलवायविक संबंधी आपदाएँ, दूसरा भौगोलिक संबंधी आपदाएँ, तीसरा रासायनिक, औद्योगिक और पारमाणविक आपदाएँ और तीसरा दुर्घटना संबंधी आपदाएँ, चौथा जैविक आपदाएँ, ठीक है? आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 8वां प्रश्न है भूस्खलन पर टिप्पणी कीजिए। भूस्खलन के बारे में फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। भूस्खलन क्या है? तो भूस्खलन भी एक आपदा ही है, ठीक है? भूस्खलन का मतलब क्या होता है? भूस्खलन आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, भूस्खलन भूमि में क्या हो रहा है? जब क्या होता है, भूमि अपने स्थान से खिसक जाए, मृदा या कोई शिलाखंड या कोई पत्थर अपने स्थान से खिसक जाए या जगह अपना बदल दे, तो भूस्खलन वही होता है। अपक्षय की क्रिया के द्वारा ये चीज़ें होती हैं। जब कभी जैसे वायु के द्वारा या जल के द्वारा कोई शिलाखंड टूट जाए, भ्रंश पड़ जाए, तो अपने स्थान से खिसक जाता है, तो वही क्रिया भूस्खलन कहलाती है। अपक्षय की क्रिया के कारण से शैल पदार्थ असंगठित एवं ढीले हो जाते हैं। वर्षा जल से गीला होने के पश्चात वह पदार्थ ढाल से नीचे की ओर खिसकने लगता है। इस प्रकार से भूस्खलन विशिष्ट भूगर्भिक जलवायु और जैविक कारकों के कारण से उत्पन्न होता है तथा नगरों, परिवहन तंत्रों और बांधों और पुलों जैसी संरचनाओं का विनाश कर देता है। तो भूस्खलन ये होते हैं। भूस्खलन में विविध सेल पदार्थ, मिट्टी, हिमशिलाएँ ये सब होते हैं। हिमस्खलन को मतलब हिमस्खलन को क्या बोलते हैं? अवैलेंच बोलते हैं और अन्य स्खलन को शैल स्खलन बोलते हैं। भूस्खलन की गति अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। अच्छा, भूस्खलन जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है तीव्र भूस्खलन। इस प्रकार के भूस्खलन में कुछ सेकंड से कुछ मिनट तक समय लगता है। दूसरा होता है मध्यम, जिसमें कुछ मिनट से कुछ घंटों के समय में भूस्खलन हो जाता है। तीसरा होता है मंद भूस्खलन, जिसमें कुछ दिन से लेकर के कुछ वर्षों तक भूस्खलन होता रहता है धीरे-धीरे। तो इस तरीके से भूस्खलन कई प्रकार के होते हैं। भूस्खलन की अगर बात करें, तो भूस्खलन का प्रभाव ये पड़ता है कि संपत्ति और मानव जीवन का विनाश, कृषि भूमि तथा फसलों का विनाश भूस्खलन से होता है। भूस्खलन से नदियों के मार्ग भी रुक जाते हैं, अवरुद्ध हो जाते हैं। भीषण बाढ़ भी आ जाती है कभी-कभी। बाढ़ों से फसल और जनधन, संपत्ति इन सभी की हानि होती है। भूस्खलन रोकने के कई उपाय हैं, जैसे कि छोटे चट्टानी ढेर को हटा देना या निचले भाग में स्थायित्व बढ़ाने के लिए पदार्थ एकत्र करना। इसके लिए आवश्यक यंत्र या उपयुक्त धरातल होना चाहिए। दूसरी बात, चट्टानों को चटकने का सतत निरीक्षण करते रहना, ताकि चट्टानें जब चिटकें तुरंत पता चल जाए कि भाई कहीं कहाँ की चट्टान चिटकी है। पूर्वानुमान बताने वाले यंत्र जीआईएस वगैरह का प्रयोग करें, ठीक है? इसके अलावा घाटी के ढालों पर बाहुकुटों पर व्यापक वृक्षारोपण करें। इसके अलावा पशु चारण तथा वनों की कटाई पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया जाए। सड़कों के किनारे तटबंध बनाया जाए। जल विभाजकों का संरक्षण करा जाए। पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क निर्माण हेतु चट्टानें तोड़ने के लिए उच्च शक्तिशाली विस्फोटकों का प्रयोग ना किया जाए। कभी-कभी क्या होता है कि हम बम के द्वारा या जो है परमाणु के द्वारा या मतलब बड़े-बड़े विस्फोटकों के द्वारा हम क्या करते हैं, पत्थरों को उड़ा देते हैं, तोड़ देते हैं, ताकि जो है रोड बना सकें।
तब ऐसे करते तो पूरा पत्थर की जो जड़ें होती है हिल जाती, भ्रंश पड़ जाता है उसमें। फिर जब वर्षा होती है तो फिर वो टूट करके गिरने लगते हैं, ठीक है? इससे क्या होता है रोड पर जब गिरते हैं तो रोड क जो होता है रुक जाता है, कभी-कभी कार वगैरह भी उसमें ढह जाती हैं। तो ये भूस्खलन होते हैं, ख़ास करके पहाड़ी इलाकों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। केवल 2 प्रश्न करने होते हैं खंडशः से, 400 शब्दों में 1 प्रश्न का उत्तर लिखना है। ध्यान रखिएगा 4 क्वेश्चन्स आपको दिए थे, 2 प्रश्न करने हैं। अगला पहला प्रश्न है जैव विविधता क्या है? यानी जहाँ पर जीव खूब ज़्यादा इकट्ठा रहते हैं, कई प्रजातियाँ जीवों की इकट्ठा रहती है, वही जैव विविधता वाला एरिया होता है। इसे कितने भागों में बाँटा जा सकता है? जैव विविधता संकट के कारणों का उल्लेख कीजिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, आप देख लीजिएगा, आपकी सीरीज़ में मिल जाएगा, आप इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है वायु प्रदूषण के कारण और परिणामों की विवेचना करें। वायु की क्वालिटी में कमी आना ही वायु प्रदूषण होता है। वो किन कारणों से होता है, किन और उसका क्या परिणाम पड़ता है, तो ये सब जानते हैं। वायु प्रदूषण तो आप सभी लोग जानते होंगे क्या होता है। आगे देखें पर्यावरण अवनयन, पर्यावरण की क्वालिटी में कमी होना, पर्यावरण की जो गुणवत्ता है, उसमें कमी होना ही पर्यावरण अवनयन कहलाता है। ठीक है, पर्यावरण अवनयन के क्या कारण होते हैं, आप देखेंगे तमाम प्रकार के विकास हो रहे हैं, तमाम प्रकार की फैक्ट्रियाँ, उद्योग स्थापित हो रहे हैं, वनों की कटाई बढ़ रही है, पशुचारण बढ़ रहा है, ये सभी कारण हो सकते हैं अवनयन के, ठीक है? या ये वायु प्रदूषण के वही कारण भी हो सकते हैं, दोनों के। आगे देखें चौथा प्रश्न है जलवायु परिवर्तन के प्रमाणों और कारणों का विवरण प्रस्तुत कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन है। जलवायु परिवर्तन के कई प्रमाण हैं और कई कारणों से जलवायु परिवर्तन होता है, जिसके बारे में मैंने अभी-अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले। तो ये तमाम प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, तो इनको आप पढ़ डालिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। ओके, बहुत-बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, आई लव यू, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपकी परीक्षा अच्छी हो तो ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बहुत-बहुत धन्यवाद।